तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में जानेंगे और यह एक रिवीजन वीडियो है, ठीक है, जो कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बनाया जा रहा है। जैसे सेबी का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी एपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी को देखते हुए क्विक रिवीजन के लिए ये बनाया जा रहा है। अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर मतलब आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं देखना, या अभी आपने कभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं पढ़ा है या इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं पढ़ा है, तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ क्विक रिवीजन फास्ट जो भी पढ़ना चाहते हैं उसके लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसमें 4 पार्ट और 170 सेक्शन और एक शेड्यूल है, मतलब, ठीक है। और इसे 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट का जो है एसेंट मिला था, ठीक है। और ये दिस इज केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2024, ठीक है। और ये एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023 है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बीएसए है और बीएनएस है और बीएनएसएस है, ये तीनों एक्ट जो है सेम डेट को इन्फोर्स में आया, और सेम डेट को जो है प्रेसिडेंट का एसेंट मिला और सेम डेट को इन्फोर्स में आया। और ये एक्ट नंबर 45 है और ये एक्ट नंबर 46 है, और जैसा कि क्रम से देखेंगे तो ये एक्ट नंबर 47 है, ठीक है। मतलब बीएनएस का जो एक्ट नंबर है 45 ऑफ 2023 है, और बीएनएसएस का जो एक्ट नंबर है 46 ऑफ 2023, और इसी प्रकार क्रम से देखा जाए तो बीएसए का जो है 47 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग इसमें लिखने का काम बहुत कम करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इसे नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पार्ट 1 में जो है हमें प्रीलिमिनरी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जिसमें चैप्टर 1 है। पार्ट 2 में जो है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में जानना है, जिसमें सिर्फ चैप्टर 2 है, ठीक है। और पार्ट 3 में जो है चैप्टर 3 से 6 तक पढ़ना है, और पार्ट 4 में जो है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस चैप्टर 7 से लेकर 12 तक पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके जानते हैं। चैप्टर 1 जो कि प्रीलिमिनरी की बात करता है, जिसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 से 2 तक, ठीक है। चैप्टर 2 जो है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है, जिसमें 3 से लेके सेक्शन 3 से लेके 50 तक पढ़ना है, ठीक। चैप्टर 3 में फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 4 में जो है ओरल एविडेंस के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 5 में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 6 में एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक। एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक। और ये क्या किस में आएगा, ये आ जाएगा आपके, देखिए, ये आ जाएगा पार्ट 1 में, ठीक। ये आ जाएगा पार्ट 2 में, ये आ जाएगा पार्ट 3 में। मतलब पार्ट 3 में हमें चैप्टर 3 से लेकर 6 तक ही पढ़ना है, ठीक है। और पार्ट 4 में हमें चैप्टर 7 से 12 तक पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर 7 में बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 8 में एस्टॉपल पढ़ना है। चैप्टर 9 में विटनेसेस पढ़ना है। चैप्टर 10 में जो है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस पढ़ना है। चैप्टर 11 में इम्प्रॉपर एडुएशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस पढ़ना है। और चैप्टर 12 में रिपील एंड सेविंग के बारे में है, जिसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, 170 सेक्शन है, ठीक है, जो कि इंडियन एविडेंस के रिपील के बारे में बात करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट से, ठीक है, जिसमें सिर्फ 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है। यही 2 सेक्शन के बारे में पढ़ना है। तो इसमें शॉर्ट टाइटल है, तो इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहेंगे, ठीक है, 2023। अप्लीकेशन इसका और कमेंसमेंट, तो अप्लीकेशन तो हम लोग जानते हैं होल ऑफ इंडिया है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम को
लेक्स फोरी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? लेक्स फोरी। ठीक है, लेक्स फोरी का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ फोरम। ठीक है, लॉ ऑफ फोरम। और ये जो वर्ड एविडेंस है, मतलब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इंग्लिश होगा एविडेंस, तो एविडेंस जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है किससे? एविडेंटिया से। ठीक है, एविडेंटिया जिसका मतलब होता है टू बी क्लियर। ठीक, तो जैसा कि हम लोग देखे, चैप्टर 1 में जो है प्रीलिमिनरी के बारे में पढ़ना है जिसमें सेक्शन 1 से 2 तक है। चैप्टर 2 में रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में पढ़ना है जिसमें सेक्शन 3 से लेकर 50 तक है। ठीक है, और चैप्टर 3 में फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव, वैसे फैक्ट जिसको प्रूव करना जरूरी नहीं है, ये चैप्टर 3 में पढ़ना है। और इसमें सेक्शन 51 से 53 तक पढ़ना है। ठीक है, और ओरल एविडेंस जो है इसमें पढ़ना है 54 से 55 तक। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है इसमें पढ़ना है 56 से 93 तक। ठीक है, 93, 56 से 93 तक। एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस इसमें पढ़ना है 94 से 103 तक, 94 से 103 तक। ठीक, उसके बाद से आ जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, चैप्टर 7 जो कि सॉरी। ठीक है, चैप्टर 7 जो है बर्डन ऑफ प्रूफ, जो इसमें 104 से लेके 120 तक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से आ जाता है एस्टोपेल चैप्टर 8, इसमें 121 से 123 तक पढ़ना है। देखिए अभी हम वो देख रहे हैं कि हमें कहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, मतलब अरे पढ़ने से पहले ये तो जान ले कि इसमें कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं। ठीक है, विटनेसेस चैप्टर 9। ठीक है, चैप्टर 9 जो है 124 से 128 तक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से चैप्टर 10 आ जाता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, इसमें 129 से 168 तक पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 10 में। और चैप्टर 11 में क्या है? तो 169 सिर्फ एक ही चैप्टर, एक ही सेक्शन पढ़ना है। ठीक है, 169। ठीक है, चैप्टर 11 में सिर्फ एक सेक्शन है और चैप्टर 12 में भी सिर्फ एक सेक्शन है 170। ठीक है, तो इसमें 169, चैप्टर 11 में 169 और चैप्टर 12 में 170 जो रिपील एंड सेविंग का बात करता है। ठीक है, तो अब चलिए विस्तार से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रीलिमिनरी जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, इसमें शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन और कमेंसमेंट। एप्लीकेशन अभी हम बताए हैं कि ये होल इंडिया में जो है अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा दिक्कत है। एप्लीकेशन मतलब कि एक होता है एक्सटेंड। ठीक है, तो इसमें एक्सटेंड तो नहीं लिखा है, एप्लीकेशन लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, एक्सटेंड लिखा होता तब कहते होल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब है कि कहाँ कहाँ ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग में अप्लाई होगा। सॉरी, हम जो पहले बता रहे थे होल इंडिया, तो वो नहीं होगा, एक्सटेंड जब लिखेगा तब होल इंडिया होगा। माफ़ी चाहते हैं। एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि ये अप्लाई किस में होगा। ठीक है, तो ये ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग में अप्लाई होगा, एनी कोर्ट और एनी कोर्ट ऑफ मार्शल। ठीक है, सभी में ये अप्लाई होगा, बस एफिडेविट को छोड़कर, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग को छोड़ के। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे एप्लीकेशन में, मतलब ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। तो देखिए ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, एनी कोर्ट ऑफ मार्शल, किसी में भी ये सब में अप्लाई होगा, बट एफिडेविट में नहीं अप्लाई होगा, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में नहीं अप्लाई होगा और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कमेंसमेंट जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसका कमेंसमेंट हुआ था 1 जुलाई 2024। ठीक है, 1 जुलाई 2024। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 क्या बात करता है? डेफिनीशन का बात करता है। ठीक है, सेक्शन 2 जो है किसका बात करता है? डेफिनीशन का। इसमें क्या क्या है? जैसे कोर्ट है, ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, रिब्यूटेबल मतलब ये सब है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जानते हैं। 2A में क्या है? तो कोर्ट है। ठीक है, 2A बात करता है कोर्ट, और कोर्ट में क्या आएगा? ऑल जजेज, ऑल मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन हु हैज ऑथराइज टू टेक एविडेंस। ठीक है, वे सभी लोग आएंगे, सब, ऑल जजेज, ऑल मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन हु हैज पावर और हु हैज ऑथराइज टू टेक एविडेंस। ठीक है,
बट कौन नहीं आएंगे, तो आर्बिट्रेटर नहीं आएंगे और कंज्यूमर कोर्ट नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। कौन इंक्लूड नहीं है इसमें, तो आर्बिट्रेटर। जब सेक्शन 2 का क्लॉज ये पढ़ेंगे तो उसमें कोर्ट के डिफिनीशन में जो है लिखा हुआ है कि ऑल जजेज, ऑल मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन हु हैज ऑथराइज टू टेक एविडेंस, ठीक है। बट कौन नहीं आएगा इसमें, तो ये नहीं दिया होगा कौन नहीं आएगा, ठीक है। तो हाँ, इसमें सिर्फ लिखा है कि एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर को छोड़ के, और इसमें कंज्यूमर कोर्ट नहीं दिया हुआ, तो कंज्यूमर कोर्ट को भी छोड़ के बाकी सभी लोग किस में आएंगे, तो कोर्ट में आएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद से 2A के बाद से क्या है, 2B में कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है। और टू कंक्लूसिव प्रूफ, हाँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2B कंक्लूसिव प्रूफ पहले इसमें नहीं था, ये पहले वो किस में था, 4 में था, ठीक है। तो चलिए, ये नहीं जानना है किस में था पहले, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ इसे डिफिनीशन में डाला गया है, जो कि पहले डिफिनीशन में ये नहीं था। तो कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, तो देखिए, कंक्लूसिव प्रूफ वो होता है कि एक बार अगर कोर्ट, मतलब आप प्रूव कर दिए कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है, तो उसमें एविडेंस अलाउ नहीं होंगे। क्या नहीं अलाउ होंगे, एविडेंस। एविडेंस अलाउ नहीं होंगे उसको डिसप्रूव करने के लिए, ठीक है ना। तो कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, वन फैक्ट इज डिक्लेयर बाय द अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to given for the purpose of disproving it, ठीक है। मतलब कंक्लूसिव प्रूफ ये है कि अगर एक बार कोर्ट अलाउ कर दे कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है, आप प्रूव कर दिए कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है, तो दोबारा कोर्ट अदर पार्टी को ये पॉइंट नहीं देगी, मतलब चांस नहीं देगी कि आप उसे कोई एविडेंस देकर डिसप्रूव करें, ठीक है ना। तो वह कंक्लूसिव प्रूफ किस में है, तो 2B में कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है। 2C में क्या है, तो डिसप्रूव है। तो डिसप्रूव क्या है, इन रिलेशन टू अ फैक्ट मीन्स व्हेन आफ्टर द कंसाइडरिंग द मैटर बिफोर द कोर्ट, कोर्ट ईदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एक्सीड एग्जिस्ट, मतलब कोर्ट ऐसा विश्वास करे कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, या उसे डिसप्रूव कर दिया गया है कोर्ट में, ठीक है, तो वो डिसप्रूव है, ठीक है। 2D में डॉक्यूमेंट है, देखिए, डी से डॉक्यूमेंट, 2D में डॉक्यूमेंट, डी से डॉक्यूमेंट, याद रखिए, डी से डॉक्यूमेंट। तो देखिए, सी से ए में क्या है, कोर्ट, ठीक है। फिर 2B में क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है। और सी में क्या है, 2C में डिसप्रूव्ड है। और 2D में क्या है, डॉक्यूमेंट है। 2D में क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, 2D में डॉक्यूमेंट, ठीक। उसके बाद से क्या आ जाएगा, देखिए, डी से डॉक्यूमेंट, मतलब अब इसे क्रमवार कर दिया गया है, मतलब वर्ड मीनिंग के अनुसार कर दिया गया है। डी से डॉक्यूमेंट, ई से एविडेंस, ठीक है। ई में क्या है, एविडेंस है, ठीक। उसके बाद से एफ में क्या है, तो फैक्ट है। एफ में क्या है, फैक्ट है। 2 के एफ में फैक्ट है। तो देखिए, डी, ई और एफ, डी में डॉक्यूमेंट, ई में एविडेंस, एफ में फैक्ट, ठीक है। 2F में फैक्ट हो गया है। और 2G में क्या है, फैक्ट इन इशू। 2G में क्या है, देखिए, एफ में फैक्ट है, तो फिर से एफ तो है नहीं दूसरा, ठीक है। तो 2G में फैक्ट इन इशू कर दिया गया। और फैक्ट इन इशू क्या है, तो देखिए, मान लीजिए कोर्ट में कोई केस जाता है, तो केस आप किस मामले पे केस किए, मान लीजिए कि उसने आपके घर में चोरी की है, तो फैक्ट इन इशू क्या है कि उसने चोरी किया है। जैसे आप कह रहे हैं कि उसने चोरी किया, वह कह रहा है कि नहीं किए हैं। तो जो मतलब विवादित बात है कि हम उस पे ब्लेम कर रहे हैं और उसको डिनाई कर रहा है, तो वही क्या है, फैक्ट इन इशू है। तो फैक्ट इन इशू क्या है, 2G में, 2G में क्या है, फैक्ट इन इशू है। 2G में क्या है, फैक्ट इन इशू है। तो देखिए, एक बार और, ए में कोर्ट, बी में कंक्लूसिव प्रूफ, सी में डिसप्रूव। और देखिए, डी से क्रमवार है, डी से डॉक्यूमेंट, ABCD, ई के बाद ई से एविडेंस, एफ में क्या है, फैक्ट, जी में क्या है, फैक्ट इन इशू, ठीक है। जी में क्या है, फैक्ट इन इशू, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। जी के बाद से क्या आएगा, एच, एच में क्या है, मे प्रूव। वो ये भी किस में था, छोड़ दीजिए किस में था पहले, वो हटाइए। एच में क्या है, मे प्रूव, मे प्रूव। एच में क्या है, मे प्रूव। और मे प्रूव क्या है, मे सॉरी सॉरी मे प्रूव नहीं, मे प्रिज्यूम, सॉरी सॉरी। एच में क्या है, मे प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम,
मतलब कोर्ट में प्रिज्यूम जो भी आएगा मे प्रिज्यूम में, तो कोर्ट उसे मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, ठीक है। वो मान भी लेगी या नहीं भी मान लेगी, और इसमें एविडेंस अलाउ है। अगर कोर्ट मान के चलती है कि हाँ ये जेन्युइन है, तो आप उसमें एविडेंस देकर उसे क्या डिस्प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उसे माने या ना माने, ठीक है ना। तो मे प्रिज्यूम किसे कहते हैं? whenever it is provided by this अधिनियम that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it, ठीक है। तो कोर्ट इसे मान के चलेगी कि वो प्रूफ है, और आप उसे डिस्प्रूव भी कर सकते हैं। अब एच के बाद से क्या है? आई। आई में क्या है? नॉट प्रूव्ड, ठीक है। आई में क्या है? नॉट प्रूव्ड। तो नॉट प्रूव्ड क्या होता है? तो नॉट प्रूव्ड में वो आते हैं जो कि ना ही प्रूव है ना ही डिसप्रूव है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे? अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड, नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड, ना ही वो प्रूव है ना ही डिसप्रूव है, तो क्या होंगे? नॉट प्रूव्ड, ठीक है। और जे में आएगा प्रूव्ड। जे में क्या आएगा? प्रूव्ड। तो जे में प्रूव्ड क्या है? तो प्रूफ मतलब जिसे प्रूव कर दिया गया हो, ठीक है। मतलब जिसको कोर्ट यह मान के चलती है कि वो एग्जिस्ट करता है, या उसे कोर्ट के सामने प्रूव किया गया हो, ठीक है। के में क्या आएगा? रिलीवेंट। के में क्या आएगा? रिलीवेंट। के में रिलीवेंट। उसके बाद से एल में क्या आएगा? सेल प्रूव। एल में सेल, एल सेल, एल सेल, ठीक है। सेल प्रूव क्या होता है? कि कोर्ट मान के चलेगी कि वो क्या है। सेल प्रूव में कोर्ट मान लेगी, ठीक है, प्रिज्यूम करके चलेगी कि वो जेन्युइन है, ठीक है ना। कोर्ट शैल प्रिज्यूम ऑफ फैक्ट, कोर्ट मान के चलेगी कि वो जेन्युइन है, लेकिन इसमें शैल प्रिज्यूम में एविडेंस अलाउ है। देखिए कंक्लूसिव प्रूफ में एविडेंस अलाउ नहीं है, ठीक है। कंक्लूसिव प्रूफ कंक्लूसिव प्रूफ किस में था? बी में था, ठीक है। तो कंक्लूसिव प्रूफ में अगर एक बार कोई प्रूव कर दिया कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है, तो इसमें एविडेंस अलाउ नहीं है कि आप उसे डिस्प्रूव कर सकें। लेकिन सेल्फ प्रिज्यूम में क्या है? अगर कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है तो उसमें एविडेंस अलाउ है, आप एविडेंस देकर उसे डिस्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेल्फ प्रूफ किस में है? एल में। एल सेल, एल सेल, एल सेल, एल सेल, इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो एल में सेल प्रूफ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा लग रहा है इस प्रकार, ठीक है। चलिए अब फास्ट चलेंगे। चलिए अब इसमें एक टू का टू भी है, ठीक है। अभी तो टू के वन में ए बी सी डी ये देख रहे थे डिफिनीशन, ठीक है। तो इसमें सेक्शन टू का एक टू भी है। ये बोलता है कि अगर बीएसए में मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अगर कोई डिफिनीशन नहीं दिया गया है, वो डिफिनीशन बीएनएसएस या आईटी एक्ट, ठीक है, या आईटी एक्ट या आईटी एक्ट 2000 में दिया हुआ है, तो वही डिफिनीशन मान्य होगा, और ऐसा मान्य होगा जैसे कि इसमें दिया गया है, ठीक है ना। मतलब अगर कोई डिफिनीशन इसमें नहीं दिया गया है और वो बीएनएस बीएनएसएस और आईटी एक्ट में दिया गया है, तो वो इसके लिए मान्य होगा, ठीक है। मतलब वह मान्य होगा डिफिनीशन, टू के टू में कह रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप सेक्शन थ्री में। तो देखिए अब आ गए हम लोग पार्ट टू में, ठीक है। पार्ट टू में आ गए, और दो पार्ट टू हो गया। चलिए तो अब हम लोग सॉरी पार्ट टू में आ गए। पार्ट टू के चैप्टर टू में, ठीक है। चैप्टर वन अभी देख रहे थे, और चैप्टर टू में क्या है? रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट, ठीक है। कौन से फैक्ट रिलीवेंट होंगे। चलिए तो इसमें सेक्शन तीन बात करता है एविडेंस में बी गिवन फैक्ट इन इशू एंड रिलीवेंट फैक्ट। तो वही एविडेंस जो है वही रिलीवेंट होंगे, जैसा रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है, तो वही एविडेंस रिलीवेंट होंगे जो फैक्ट इन इशू से जुड़े हों या रिलीवेंट फैक्ट से जुड़े हों, ठीक है।
तो वही एविडेंस रिलीवेंट होंगे, एविडेंस में भी गिवन कौन से एविडेंस दिए जाएंगे, तो वही एविडेंस दिए जाएंगे जो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड हो या रिलीवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है ना। अब फैक्ट इन इशू समझाने का भी समय तो है नहीं, फिर भी जान लेते हैं थोड़ा सा कि जिसके लिए केस किया गया है, कि मान लीजिए कि उसने चोरी किया है, ठीक है। जैसे कल्लू कालिया ने मेरा मोबाइल चोरी किया है और कल्लू कालिया ये कहता है कि मैं मोबाइल नहीं चुराया हूँ, ठीक है। तो यही हो गया फैक्ट इन इशू, मतलब जो विवादित शब्द है वही फैक्ट इन इशू है, ठीक है। कौन मैंने कल्लू कालिया, जो कल लिखे थे ना मैंने कल्लू कालिया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। चलिए अब सेक्शन 4 देखते हैं। सेक्शन 4 से लेके 14 तक क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट है, ठीक है ना। मतलब क्लोजली कनेक्टेड मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो चलिए सेक्शन 4 से देखते हैं। रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसे रेस जेस्टा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेस जेस्टा, ठीक है। याद रखेंगे रेस जेस्टा रूल इसे ही बोलते हैं, इसी में अप्लाई होता है रेस जेस्टा रूल, ठीक है। मतलब रेस जेस्टा को ही बोलते हैं फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। मतलब सेम टाइम एंड प्लेस और डिफरेंट टाइम एंड प्लेस में अगर कोई भी एक्ट या ओमिशन हुआ होगा तो उसे कहेंगे कि वह सेम फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इसमें एक केस है आर वर्सेस फोस्टर। आर वर्सेस फोस्टर का एक केस है, ठीक है। जिसमें एक ट्रक ड्राइवर होता है, इसमें एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें किसी ने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा होता है, लेकिन एक आदमी वहां से एक ट्रक को बहुत तेजी से जाते हुए देखता है। तो उसको क्या मान लिया गया, उसको रिलीवेंट फैक्ट मान लिया गया और वो ये माना गया कि वो फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, ठीक है। जैसे आर वर्सेस पोस्टर में एक एक एक्सीडेंट होता है, लेकिन एक्सीडेंट होते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक व्यक्ति होता है जो ट्रक को तेजी से जाते हुए देखता है, ठीक है। तो उसे फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन मान लिया गया, क्योंकि दूसरा कोई जब एक्सीडेंट हुआ था तो दूसरा कोई वाहन तो गया नहीं था, ट्रक ही गया था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कौन सा केस है, तो आप कहेंगे आर वर्सेस फोस्टर। ठीक। एक और क्वेश्चन है रतन वर्सेस क्वीन, क्या है? रतन वर्सेस क्वीन, ठीक है। रतन वर्सेस क्वीन, इसमें क्या हुआ था? चलिए यहाँ लिख देते हैं आर वर्सेस फोस्टर, ठीक। और दूसरा केस क्या है? रतन वर्सेस क्वीन, ठीक। रतन वर्सेस क्वीन में क्या होता है कि एक एक पुलिस को एक औरत पुलिस को फोन करती है हेल्प के लिए, ठीक है। तब तक वो कॉल कट जाता है, जैसे ही मतलब वो अपना घर बताने का प्रयास करती है, मतलब प्लेस बताती है, वैसे कॉल कट जाता है, ठीक है। और जब पुलिस पहुंचती है तो उसकी उसका डेड बॉडी पाई जाती है, ठीक है। तो क्या माना गया? कॉल करना ये माना गया, मतलब फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। जैसे मान लीजिए कोई कॉल करता है और अपना घर बताते ही क्या ठाई से गोली की आवाज आती है, मर जाती है, ठीक है। इसमें रतन वर्सेस क्वीन में यही हुआ था कि जैसे बताती है वैसे कॉल कट जाता है। जैसे अपना प्लेस बताती है वैसे कॉल कट जाता है। तो कॉल करना क्या माना गया था? फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसी प्रकार एक और केस है इसमें फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन में। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, ठीक है। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। इसमें क्या हुआ था? मतलब जान लीजिए कि यह इससे रिलेटेड है। एक है आर वर्सेस राव, नहीं आरवी, आरवी राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। एक है आरवी राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये भी
रेस जेस्टा से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें बोला गया था इसमें बोला गया था आर आरवी राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में बोला गया था कि रेस जेस्टा इज एन एक्सेप्शन ऑफ हियर्स एविडेंस, ठीक है। इसमें बोला गया था कि रेस जेस्टा इज एन एक्सेप्शन ऑफ हियर्स एविडेंस, ठीक है। मतलब रेस जेस्टा जो है हियर्स एविडेंस का क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। सेक्शन 5 जो है फैक्ट विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। मतलब सेक्शन 5 क्या किसका बात करता है, फैक्ट, वैसे फैक्ट जो ओकेजन कॉज और इफेक्ट शो करे, ठीक है ना, जो ओकेजन कॉज और इफेक्ट शो करे, ठीक है। सेक्शन 5 किसका बात करता है, जो ओकेजन कॉज और इफेक्ट शो करे ठीक। मतलब वैसे फैक्ट which are occasion, cause or effect, immediate or otherwise of the relevant fact or fact in issue, or which constitute the state of things under which they happened or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant। मतलब वैसे फैक्ट जो occasion, किसी विशेष occasion, cause और effect के बारे में शो करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मार्केट निकलता है कोई सामान खरीदने के लिए, और मतलब मान लीजिए कि आज के समय में जैसे कुछ लोग होते हैं जो निकलते हैं पैसा दिखाते हुए निकलते हैं, ठीक है। तो क्या है, आप उसको क्या कर रहे हैं, ओकेजन दे रहे हैं कि भैया मेरे पास पैसा है आओ मुझे लूट लो, ठीक है। तो ये ओकेजन ओकेजन शो कर रहा है। मतलब आप उसको अवसर दे रहे हैं और उस ओकेजन को क्या अपॉर्चुनिटी में चेंज कर देगा, जाएगा रास्ते में दो थप्पड़ मारेगा छीन लेगा ठीक है। ते कॉज, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति की डेथ हुई, उसका मृत्यु मतलब उसका मर्डर करके उसे फांसी पे लटका दिया गया, ठीक है। पहले मर्डर मतलब पहले उसको जहर दिया गया फिर फांसी पे लटका दिया गया, ठीक है। तो पोस्टमार्टम में दिखेगा ना कि भैया जब अगर कोई व्यक्ति जिंदा रहता है तब उसे फांसी पे लटकाया जाता है तो उसके गले में ब्लैक क्या हो जाता है, निशान बन जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति मर जाता है और तब उसे फांसी पे लटकाया जाता है तो ब्लैक निशान नहीं बनता है, ठीक है। इस टाइप से मान लीजिए या कह सकता है कि जब व्यक्ति क्या बोलते हैं फांसी पे अगर लटक कर मरता है तो उसका मल मूत्र निकल जाता है, ठीक है। और जब मार कर टांगा जाता है तो मल मूत्र नहीं निकलता है। मतलब बहुत सारे फैक्ट हो सकते हैं जैसे ठीक है। तो वो क्या क्या शो कर रहा है, कॉज शो कर रहा है, ठीक है। इफेक्ट शो कर रहा है, इफेक्ट क्या कि उसे जहर दिया गया फिर क्या किया गया, पोस्टमार्टम में दिख जाएगा ना उसका इफेक्ट कि पहले जहर देकर मारा गया है फिर लटकाया गया है फांसी पे, ठीक है। तो ये हैंग किया गया है, पहले पॉइजन दिया गया फिर हैंग किया गया है तो ये हो जाएगा फैक्ट विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट, ठीक है। अब हम लोग उतना डिटेल में नहीं देखेंगे, सिर्फ केस और इसका मेन फैक्ट देखते चलेंगे, ठीक है ना। इसमें एक केस है आर वर्सेस रिचर्डसन का, ठीक है। आर वर्सेस रिचर्डसन, ठीक है। आर वर्सेस रिचर्डसन का केस है जिसमें एक लड़की होती है लड़की का मर्डर हो जाता है, मर्डर के साथ साथ वहाँ और वहाँ पर लोगों के जूते के निशान पाए जाते हैं, तो वो क्या शो कर रहा है, इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6 क्या है, मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मतलब कोई भी अगर क्राइम होता है तो क्राइम करने वाले के का कोई मोटिव होगा, ठीक है। क्राइम करने से पहले कोई वो प्रिपरेशन किया होगा, मतलब तैयारी तो की होगी ना, चाकू खरीदा होगा या जो भी मारने के लिए, ठीक है। प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, मतलब उसका प्रीवियस कंडक्ट देखा जाएगा या उस समय का कंडक्ट देखा जाएगा, प्रीवियस की क्या उसके साथ कभी लफड़ा हुआ था, उससे कभी विवाद हुआ था, ये देखा जाएगा, ठीक है। तो ये है, इसमें एक केस है क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, ठीक है, जो कि कंडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना। क्या केस है, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, ठीक है, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फैक्ट नेसेसरी टू, सेक्शन 7 जो बात करता है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंड्यूस फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे आइडेंटिफिकेशन परेड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है। ठीक। तो सेक्शन 7 को क्या बोला जाता है? आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस और रिलीवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, ठीक। दूसरा क्या है? फैक्ट सपोर्ट और रिब्यूट द रिलीवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, ठीक है। तीसरा फैक्ट क्या हो सकता है? आइडेंटिफाई द फैक्ट और पर्सन। चौथा क्या हो सकता है? फैक्ट दैट फिक्स द टाइम और प्लेस। पांचवा क्या हो सकता है? रिलेशन ऑफ पार्टीज, ठीक है। मतलब इसमें क्या, आइडेंटिफिकेशन परेड तो मतलब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे चोरी किया, आप उसको पीछे से देखे हैं, तो जैसे 8-10 चोरों को पुलिस पकड़ेगी, ठीक है, ऐसे ही शक के बिहाफ पे, और सबको ऐसे मतलब लाइन से खड़ा कर देगी, ठीक है। और आपको पहचानना होगा कि आप पीछे से मतलब उसका बाल कैसा था, ठीक है। अगर वो दौड़ रहा था तो उन लोग को चला के दौड़ा के दिखाया जाएगा, उसमें आप देखेंगे कि कौन था, ठीक है। तो इस प्रकार से तो वही है आइडेंटिफिकेशन परेड। इसमें मेन क्वेश्चन ये है कि कौन 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 आइडेंटिफिकेशन परेड करा सकता है? तो देखिए कोई भी आइडेंटिफिकेट करा सकता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। और ये किस केस में बोला गया था? तो राम किशन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला गया था कि कौन आइडेंटिफिकेशन करा सकता है? तो कोई भी करा सकता है। क्या केस का नाम है? राम किशन, राम किशन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। में बोला गया था कि आइडेंटिफिकेशन परेड कोई भी करा सकता है, ठीक है। इसमें का कोई कुछ इलेस्ट्रेशन है जो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो इलेस्ट्रेशन देकर और पूछ सकता है, जैसे एक इलेस्ट्रेशन नंबर सी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम पढ़कर बता देते हैं। और बेयर एक्ट तो जरूर पास में होना चाहिए, ठीक है। इसमें का जो सी है हम पढ़ते हैं। ए इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम दैट फैक्ट दैट द फैक्ट दैट सून आफ्टर द कमीशन ऑफ द क्राइम ए एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है। मान लीजिए कि एक एक्यूज्ड होता है क्राइम का, फैक्ट दैट, फैक्ट ये है कि जैसे ही कमीशन होता है क्राइम का, वो घर से भाग जाता है, ठीक है। इज रिलीवेंट अंडर सेक्शन 6 as conduct subsequent and affected by fact in issue, ठीक है। The fact that at the time when he left home A had sudden and urgent business at the place to which he went is relevant as tending to explain the fact that he left home suddenly. The detail of business on which he left not are not relevant except insofar as they are necessary to show that business was sudden and urgent, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें डी और एफ भी देख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 8, थिंग्स सैड और डन बाय कंस्पाइरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? कंस्पाइरेसी और प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी से, ठीक है ना। किससे? कंस्पाइरेसी और प्रिंसिपल एजेंसी, ठीक है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, कौन सा सेक्शन कंस्पायरेसी या प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी से रिलेटेड है? तो सेक्शन 8, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें एक केस है आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई, आर वर्सेस ब्लैक
ब्लैक एंड टाई, ठीक। एक केस है मिर्जा केस है मिर्जा अकबर वर्सेस एम्पायर, ठीक है। मिर्जा अकबर वर्सेस एम्पायर, ठीक, ये देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 9 की तरफ। व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलीवेंट बिकम रिलीवेंट, ठीक है। जब फैक्ट रिलीवेंट नहीं होता है फिर भी वो रिलीवेंट हो जाता है, क्यों? तो उसके बारे में ये बताता है, और इसी को बोलते हैं प्ली ऑफ अलीवी। क्या बोलते हैं? प्ली ऑफ अलीवी। ठीक। तो पूछेगा कौन सा सेक्शन प्ली ऑफ अलीवी से रिलेटेड है, तो सेक्शन 9 प्ली ऑफ अलीवी से रिलेटेड है, ठीक। जैसे इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा फैक्ट मतलब मतलब एक्ट होता है या ओमिशन होता है जिसमें आपका क्या है, आप पर सूट फाइल किया गया है, ठीक है। और जब वो एक्ट या ओमिशन होता है उस समय आप वहाँ न रह के, जैसे मान लीजिए कि क्राइम हुआ है लखनऊ में और आप पर केस लखनऊ में दर्ज किया गया, लेकिन आप उस समय लखनऊ नहीं लाहौर थे, ठीक है। तो ये संभव हो सकता है कि जब क्राइम हुआ उस समय आप लाहौर थे, तो आप यहाँ क्राइम कैसे कर देंगे, ठीक है। तो यही वो बात करता है कि व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलीवेंट बिकम्स रिलीवेंट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इसी प्रकार मान लीजिए एक हस्बैंड है, ठीक है, उसका बच्चा हो गया और 2 साल से घर आया ही नहीं, मतलब वो विदेश है, फॉरेन है, तो ये कैसे संभव है, ठीक है। तो इसी में वो फॉल करेगा, ठीक है। इसमें एक मतलब केस है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, ठीक है, जो देख लीजिएगा। तो पूछेगा प्ली ऑफ अलीवी से कौन सा केस रिलेटेड है, तो दूधनाथ पांडे वर्सेस दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। चलिए सेक्शन 10 किसका बात करता है? फैक्ट टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रिलीवेंट इन सूट फॉर डैमेजेस। सेक्शन 10 बात करता है डैमेजेस का, ठीक है। और ये किस में अप्लाई होगा? सिर्फ सिविल केस में। किस में? सिर्फ सिविल केस में। देखिए जो इम्पोर्टेंट है हम वही बात बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तो तैयारी हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो सिविल केस में ये अप्लाई होता है, ठीक है। और कौन कौन सा सेक्शन होता है? तो सेक्शन 46 और सेक्शन 50 केवल सिविल केस में अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन है सेक्शन 11 फैक्ट रिलीवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, ठीक है। तो फैक्ट वो रिलीवेंट हो जाएगा जब क्वेश्चन होगा राइट और कस्टम पे, ठीक है। तो देख लीजिए अगर बस यही पूछेगा कि राइट और कस्टम से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, तो मतलब कस्टम और यूजेज से रिलेटेड आ जाएगा, तो सेक्शन क्या हो जाएगा? सेक्शन 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 12 क्या है? फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड बॉडी और बॉडली फीलिंग, ठीक है। तो देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड बॉडी और बॉडली फीलिंग जिसमें शो हो रहा हो, ठीक है, तो वो रिलीवेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिसमें स्टेट ऑफ माइंड, इंटेंशन, नॉलेज, गुडविल, इलविल, रासनेस, ठीक है, स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडली फीलिंग, ये सब अंदर जितनी चीज़ें दी हुई हैं, देखिए क्या क्या, एक बार आप बेयर एक्ट में देख लेंगे, ठीक है, बेयर एक्ट में देख लेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक। देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें, पढ़ेंगे तो फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट ऑफ माइंड सच इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रासनेस, इलविल, गुडविल toward particular person showing existence of a state of body or bodily feeling are relevant, ठीक। when existence of any such state of mind or body or bodily feeling is an issue or relevant, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें सी जो है वो देख लीजिएगा, जो इलस्ट्रेशन है सी, ए शुड बी फॉर डैमेजेस डन बाय अ डॉग ऑफ विच बी न्यू टू बी
Herodias, the fact that the dog had previously beaten XYZ and that they had made complaint to B are relevant। ठीक है, मतलब बी का एक कुत्ता है जो काफी मतलब कटाह है, समझ रहे हैं ना, जो किसी को भी काट लेता है। ठीक है, तो यह फैक्ट प्रीवियसली वो XYZ को काटा था। ठीक है, एंड दे हैड मेड कंप्लेंट टू बी, और वे लोग बी को कंप्लेंट किए थे। तो ये फैक्ट प्रीवियसली वाला जो फैक्ट क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा। ठीक है, ए द्वारा जो डैमेज क्लेम किया गया है बी पर, ठीक है, वो रिलीवेंट हो जाएगा कि पीछे इसने XYZ को काटा था और वो लोग बी को क्या किए थे, कंप्लेन किए थे इस बारे में। ठीक है, तो ये फैक्ट रिलीवेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक आई भी है, वो भी देख लीजिएगा। ए इज चार्ज विथ शूटिंग एट बी with intent to kill him in order to show age intense the fact is having previously shoot at B may be proved। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें इतना ही। तो देखिए, अगर क्वेश्चन आए कि स्टेट ऑफ माइंड, इंटेंशन, नॉलेज, गुडविल, इलविल, रैशनेस, ठीक है, स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडली फीलिंग, ये सब किससे, मतलब इसमें कोई एक पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट दे देगा और एक अलग से दे देगा, पूछेगा इसमें कौन नहीं है। तो अगर आपको पता है तो ही तो उसमें टिक कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 13, फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। तो सिर्फ इतना जानिए कि एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, ठीक है, किसमें डिस्कस किया गया है, तो सेक्शन 13 में। ठीक है ना, एक्सीडेंटल और इंटेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है, मैकिन वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ न्यू साउथ वाटर। ठीक है ना, ठीक है, मेकिंग वर्सेस एजी ऑफ न्यू साउथ वाटर। इसमें क्या होता है कि इसमें हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो बच्चे को एडप्ट करते हैं और मार देते हैं। ठीक है, बार बार बच्चे को एडप्ट करते हैं और मार देते हैं। तो अगर ऐसा कभी हो रहा है, हमेशा से होता आ रहा है, तो ये देखा जाएगा कि क्या वो एक्सीडेंटल हो रहा है या इंटेंशनल है, मतलब एक्सीडेंटल है या इंटेंशन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे ही एक व्यक्ति था, वो घर एथी पे लेता था, मतलब रेंट पे या ऐसे ही लेता था, और घर में आग लग जलता था। तो वो जब हर बार वो घर लेता था और उसमें आग लग जाता था, घर लेता था और आग लग जाता था। तो इसमें क्या करता था, वो घर लेता था और इंश्योरेंस कराता था, उसमें आग लग जाता था, इंश्योरेंस का जो है जो भी पैसा मिलता है वो क्लेम कर लेता था। हर बार घर लेता था, उसका इंश्योरेंस कराता था, उसमें आग लग जाता था, फिर वो सभी संपत्ति का इंश्योरेंस का पैसा ले लेता था। ठीक है, तो वो देखा जाएगा कि जब बार बार एक ही प्रकार की चीजें हो रही हैं तो वो एक्सीडेंटल है या वो इंटेंशनल की जा रही हैं। ठीक है, तो सेक्शन 13 इसका बात करता है। इसमें केस है मेकिन वर्सेस एजी ऑफ न्यू साउथ वाटर। ठीक है, इसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं जो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और उसको मार देते हैं और उसी घर में दफना देते हैं, फिर बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, मार देते हैं, उसी घर में दफना देते हैं, इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए सेक्शन 14 किसका बात करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलीवेंट। ठीक है, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई वर्क कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो ये मान लिया जाएगा कि वो ऐसा हुआ होगा। जैसे मान लीजिए कि स्कूल अपने नियमित समय से खुलता है और चलता है, तो स्कूल में खुलने का और उसका कार्य करने का जो संचालन करने का जो प्रक्रिया है, तो कोर्स ऑफ बिजनेस में आएगा। और उसमें कोई कार्य है तो ये मान के चला जाएगा कि उस दिन स्कूल खुला होगा, वो कार्य हुआ होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पोस्ट ऑफिस में कोई क्या बोलते हैं, कोई किसी ने लेटर पोस्ट किया तो ये मान के चला जाएगा कि पोस्ट कर दिया तो वो पहुंच गया होगा। ठीक है, तो इसे ही कोर्स ऑफ बिजनेस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14 है, सॉरी 15 से।
15 से 25 तक एडमिशन का बात करता है, ठीक है। तो 15 में क्या है, एडमिशन डिफाइन है, ठीक है। और इसमें 16 17 18 बताता है कि कौन एडमिशन कर सकता है, ठीक है। 19 में है कि कब एडमिशन रिलीवेंट होगा, ठीक है। 20 में है ओरल एडमिशन है, ठीक है। और 21 में है एडमिशन इन सिविल केसेस, ठीक है। तो 21 वाला ये याद रखेंगे, ठीक है। 21 वाला एडमिशन इन सिविल केसेस ये पूछता है, ठीक है। कई बार पूछ चुका है, पहले ये 23 में था, ठीक है। तो एडमिशन इन सिविल केसेस किस में है, 21 में है, ठीक है। मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट में 23 में था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 15 में क्या है, एडमिशन है। और इसमें एडमिशन कैसे किया जा सकता है, कैसे हो सकता है, तो ओरली, राइटिंग या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी प्रकार से हो सकता है। इसमें कोई भी आप कुछ भी बोलते हैं जो कि फैक्ट इन इशू से रिलेटेड हो या रिलीवेंट हो, ठीक है। विच इज मेक बाई विच इज मेड बाई एनी पर्सन गिवन इन सेक्शन 16 17 एंड 18, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो 16 में क्या है, एडमिशन बाई पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, ठीक है। तो एडमिशन कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है, तो एडमिशन वो पार्टी कर सकती है या प्रोसीडिंग में वो पार्टी कर सकती है या उसका कोई एजेंट या उसका जो लॉयर है वो कर सकता है, ठीक है। तो ये 16 बताया गया है। तो एडमिशन कैसे कैसे हो सकता है, तो एडमिशन का करने का देखिए कई 7 तरीके हैं लगभग, ठीक है। जैसे पहला हो जाएगा एडमिशन बाई पार्टीज, ठीक है। पार्टीज, एडमिशन बाई पार्टीज। दूसरा हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव, एडमिशन बाई रिप्रेजेंटेटिव, ठीक, रिप्रेजेंटेटिव। तीसरा हो जाएगा एडमिशन बाई ऑथराइज पर्सन, ठीक है, ऑथराइज पर्सन। चौथा हो जाएगा पर्सन जो इंटरेस्टेड हो, ठीक है। और पांचवा हो जाएगा प्रीवियस टाइटल, ठीक है, जो कि सेक्शन 17 में है, मतलब प्रीवियस टाइटल जो भी हो। और थर्ड पर्सन भी कर सकता है सेक्शन 17 के अनुसार, थर्ड पर्सन। और आर्बिट्रेटर भी कर सकता है सेक्शन 18 के अनुसार, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर, ठीक है, कुछ केस में थर्ड पर्सन ही, कुछ ही केसों में थर्ड पर्सन कर सकता है, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 17 क्या बताता है, एडमिशन बाई पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट, ठीक है। मतलब जो थर्ड पर्सन है वो भी एडमिशन कर सकता है, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया। और इस एक जनरल रूल है कि एडमिशन हमेशा अगेंस्ट द पार्टी होता है, ठीक है। मतलब अगेंस्ट द मेकर होता है। मतलब जो एडमिशन करता है वो उसी के खिलाफ होना चाहिए। नहीं तो जैसे कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, एडमिट कर रहा है, एडमिशन कर रहा है, तो देखिए हर व्यक्ति अपने केस में, जैसे मान लीजिए मैंने कोई क्राइम किया तो मैं थोड़े करूँगा कि मैं क्राइम किया हूँ, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, तो भाई तब तो तुमने किया होगा, है कि नहीं। मतलब हर व्यक्ति अपना भलाई चाहता है, वो क्यों कहेगा कि मैं क्राइम किया हूँ, ठीक है। तो अगर वो कह रहा है कि मैं क्राइम किया हूँ, तो भैया कोर्ट भी मान के चलेगी कि तुमने क्राइम किया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एडमिशन हमेशा अगेंस्ट दी मेकर होता है, ठीक है, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड बाय द पार्टी टू सूट, ठीक है। एडमिशन बाय पर्सन, पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड बाय पार्टी टू सूट, ठीक है। मतलब वो एक्सप्रेसली तरीके से करे, ठीक है। और जो पार्टी हो वही कहेगा, जैसे इसमें इलेस्ट्रेशन है जब पढ़ेंगे, द क्वेश्चन इज वेदर ए हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। मतलब ए द्वारा एक घोड़ा जो बी को बेचा गया है, क्या वह साउंड था, मतलब वो, मतलब सही था, मतलब उसमें कोई कमी तो नहीं थी। तो ए कहता है बी से, ए सेज टू बी गो एंड आस्क सी नोज ऑल अबाउट इट।
मतलब ये कहता है कि जाओ और सी से पूछो, सी इसके बारे में सब जानता है, तो सी का जो स्टेटमेंट होगा वही एडमिशन होगा, ठीक है। इसमें का इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। 19 है प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाई और ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। जो एडमिशन कर रहा है ना वो उसी के खिलाफ होना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो मतलब इसका मतलब है कि जो एडमिशन कर रहा है कब रिलीवेंट होगा, तो जब सेल्फ हार्मिंग होगा तब, मतलब खुद उसी के खिलाफ होगा तभी वो एडमिशन होगा। नहीं तो भाई अपने फेवर का तो बात सब कोई कर लेता है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ ही एक्सेप्शन है, जैसे डाइंग डाइंग डिक्लेरेशन 26 में है, स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी अदरवाइज रेस जेस्टा में फॉलो हो सकता है, ठीक है। तो एडमिशन क्या हो सकता है, एडमिशन सिविल और क्रिमिनल कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक कन्फेशन होता है, कन्फेशन सिर्फ क्रिमिनल ही होगा, सिविल नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि एडमिशन क्या होता है तो एडमिशन सिविल और क्रिमिनल दोनों में होता है, लेकिन कन्फेशन क्या होता है, सिर्फ क्रिमिनल मामले में ही कन्फेशन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है when oral evidence admission as to content of document are relevant, मतलब कि अगर ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिलेवेंट, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ओरल एडमिशन हो रहा है, लेकिन वो कैसे हो रहा है कि वो जो एडमिशन कर रहा है वो कोई बात डॉक्यूमेंट का कर रहा है, ठीक है। कोई ओरल एविडेंस मतलब मौखिक रूप से कह रहा है कि नहीं ये चीज़ इसमें दिया हुआ है, तो वो तभी मान्य होगा जब आप वो चीज़ ला के कोर्ट में दिखाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट का जिक्र हो रहा है तो वो तभी वैलिड है वो बात जब उस डॉक्यूमेंट को, मतलब कोर्ट भी कहे कि ये डॉक्यूमेंट पेश कर दो, हम बात मान लेंगे, बस यही है और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलेवेंट, ये 21 ऐसे ही पूछता है कि कौन सा सेक्शन जो है सिविल केसेस से रिलेटेड है, कौन सा एडमिशन सिविल केसेस से रिलेटेड है, तो 21 जो है एडमिशन सिविल केस के बारे में बात करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्फेशन, यहाँ से कन्फेशन स्टार्ट होता है। कन्फेशन कॉज्ड बाई इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन और प्रोमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। देखिए कोई भी कन्फेशन अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन और प्रोमिस से कराया जा रहा है तो क्या है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में तो वो इररिलेवेंट है, ठीक है। ठीक, कोई भी कन्फेशन कॉज बाई इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन और प्रोमिस तो क्या है, इररिलेवेंट है। कोई भी कन्फेशन जो है थ्रेट, इंड्यूसमेंट, कोर्जन और प्रोमिस से कराया जा रहा है तो ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, कोई भी कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर को किया जाता है तो क्या है, इररिलेवेंट है। कोई भी कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर को किया जा रहा है तो क्या है, इररिलेवेंट है, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर से किया गया कन्फेशन क्या है, इररिलेवेंट है, ठीक। तो देखिए कोई भी कन्फेशन अभी बताएं कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और कोर्जन और प्रोमिस से किया गया है तो क्या है, इररिलेवेंट है। कब इररिलेवेंट होगा, तो इससे किया जाए तो इररिलेवेंट होगा। लेकिन हाँ ठीक है, और एक केस है इसमें, एक केस है पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पेरर, ठीक है। क्या है, केस है पकला नारायण, ठीक। पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है और प्रसिद्ध केस है, आप लोग को पता ही होगा। इसमें जज साहब थे लॉर्ड एटकिन, उन्होंने कहा था कि कन्फेशन पूरी तरह से या तो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए या तो रिजेक्ट हो जाना चाहिए। मतलब कन्फेशन अगर आप कर रहे हैं तो पूरी तरह से कन्फेस कीजिए, ये नहीं किया था हमने मारा लेकिन वो पहले मारा, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ हमने ही मारा, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है पकला नारायण स्वामी में लॉर्ड एटकिन जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि कॉन्फेशन एक्सेप्ट एज अ होल, ठीक है, मतलब पूरी तरह से एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। और एक और केस है साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। क्या केस है, साहू
वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या हुआ था, इसमें बोला गया था कि कन्फेशन जरूरी नहीं कि किसी दूसरे व्यक्ति से किया जाए। जैसे कन्फेशन जरूरी थोड़ा है कि हम जज साहब के सामने कर रहे हैं या पुलिस से कर रहे हैं या किसी और से कर रहे हैं। कन्फेशन आप स्वयं से भी कर रहे हैं तो भी वो वैलिड है। किसमें, साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1965 का केस है, जिसमें बोला गया था कि कोई भी कन्फेशन जरूरी नहीं कि किसी अन्य व्यक्ति से किया जाए। कन्फेशन आप अगर खुद से भी करते हैं, कन्फेशन मतलब क्या, कि मान लेना, अपराध को मान लेना कि हाँ मैंने ही कमिट किया है, ठीक है। तो इसमें बोला गया था साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई क्राइम करके बड़बड़ाते हुए रास्ते में जा रहे हैं कि हे भगवान, ये मेरे पाप को माफ़ करना, या अपराध को माफ़ करना, मैं गंगा नहाने आऊँगा या जल चढ़ाने आऊँगा, इसको माफ़ कर देना कि मैं मुझसे ये अपराध हुआ है, दोबारा से नहीं करूँगा। और कोई सुन लिया और उसे पुलिस को बता दिया, ठीक है, तो वो कन्फेशन क्या होगा भैया। लेकिन उस व्यक्ति द्वारा बताया गया जो बात है वो तो हियर से एविडेंस होगा। लेकिन लेकिन अगर मान लीजिए कि हाँ वो उसको रिकॉर्ड कर लिया, पेश कर दिया, तो भाई तो वो तो कन्फेशन हो जाएगा ना। अगर आप, क्योंकि आप खुद से कह रहे हैं ना, ठीक। तो इसमें क्या था, शादी साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में औरत थी, उसका नई नई शादी हुआ था। चलिए वो पढ़ लीजिएगा, इतना बताएंगे तो टाइम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर क्या है, इरिलीवेंट है, ठीक है। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर क्या है, इरिलीवेंट है, ठीक। किसी भी पुलिस ऑफिसर को किया गया कन्फेशन इरिलीवेंट होता है, ठीक। कन्फेशन से बहुत सारे केस हैं, जैसे निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, पगला नारायण स्वामी, ये भी देखबे किए, ठीक है। मोहम्मद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो बहुत सारे केस है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या हुआ था, इसमें निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बोला गया था कि अगर कोर्ट किसी अदर एविडेंस के साथ मिलकर अगर सेल्फ इनकल्पेटरी, मतलब दो देखिए, दो प्रकार के वो होते हैं, सेल्फ इनकल्पेटरी और सेल्फ एक्सकल्पेटरी। तो इसमें बोला गया था कि अगर सेल्फ इनकल्पेटरी पार्ट को अगर प्रूव कर पा रही है तो उसे मान लिया जाएगा, अब बाकी सबको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार के पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब था, उसमें बोला गया था कि कन्फेशन तभी एक्सेप्ट होगा जब कोर्ट में वह पूरी तरह से क्या होगा, सेल्फ इनकल्पेटरी हो, तभी वो कोर्ट में एक्सेप्ट होगा। अगर कन्फेशन दोनों का मिक्सचर है, सेल्फ इनकल्पेटरी एक्सकल्पेटरी, मतलब इनकल्पेटरी मतलब क्या है कि उससे कुछ प्रूव हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उसमें पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला गया था कि सेल्फ इनकल्पेटरी अगर पूरी तरह से होगा तभी वो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। और निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बोला गया था कि अगर सेल्फ सेल्फ इनकल्पेटरी कोई पार्ट है और उसको प्रूव किया जा रहा है, प्रूव हो पा रहा है कोर्ट के द्वारा से, मतलब प्रूव हो जा रहा है, तो जो प्रूव हो पा रहा है उसे मान लिया जाएगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और मोहम्मद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में बोला गया था कि कन्फेशन तब एक्सेप्ट होगा जब ये दोनों चीज़ें होगी, क्या, कन्फेशन वॉलंटरी होना चाहिए और कन्फेशन में इंड्यूसमेंट, थ्रेट, पुलिस ऑफिसर का जो भी थ्रेट है, इंड्यूसमेंट है, प्रोमिस है, इन सब को हटा दिया जाए तभी वो वैलिड होगा, ठीक है। चलिए, कंसिडरेशन of proved confession affecting person making it and other jointly other trial for the same। जैसे मान लीजिए कि कोई, आपने कई कांड कर दिया, ठीक है, तो उस सारे कांड को अगर आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि सबका ट्रायल एक ही साथ किया जाए तो सबका ज्वाइंटली ट्रायल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, मतलब बहुत सारा केस भी है, देखते जाइएगा। जैसे इसमें भी कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर में एक केस था, स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत सिद्धू का केस 2004 का, ठीक है, 2004 का पार्लियामेंट टैग केस, ठीक।
इसमें बोला गया था कि पुलिस कस्टडी में चाहे किसी को भी कन्फेस किया जाए, अगर वो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है और तब कन्फेस कर रहा है, ठीक है, मतलब तो पुलिस कस्टडी वाला कहाँ है? चलिए उसी में बता दे रहे हैं। तो वो इरिलीवेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो पुलिस कस्टडी में इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट के में कन्फेस कर रहा है, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने पेश होके कर रहा है कन्फेशन, तो वो रिलीवेंट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडरेशन बता दिए। एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉप, ठीक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एडमिशन कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि आप एडमिशन कर लिए तो प्रूफ हो गया एक कि आपने ऐसा किया है ना, कि वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बट वो आपको स्टॉप करता है, ठीक है। स्टॉपेल का काम करता है कि आपने ये मान लिया एक बार, तो आप दोबारा उसको मुकर नहीं सकते, भले कोर्ट उसको माने या ना माने, ठीक है। जहाँ तक मेरी समझ है, ठीक है। आप लोग बताइए कि आप उसके बारे में क्या समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए सेक्शन 26 एंड 27 क्या है? स्टेटमेंट बाई पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। मतलब कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट है, जैसे यही है डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, जिसको विटनेस के रूप में कॉल नहीं किया जा सकता, बुलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। केस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाई पर्सन हु इज डीड और कैन नॉट बी फाउंड, मतलब जो मर गया हो या आ ही पाया ही, मतलब गुम हो गया, मतलब कैन नॉट बी फाउंड, जो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, जिसे लाया ही नहीं जा सकता है, तो वो रिलीवेंट हो जाएगा। उसके द्वारा दिया गया प्रीवियस जो स्टेटमेंट, अगर उसी केस में प्रीवियस जो वो स्टेटमेंट आकर दर्ज किया था, अब वो मर गया या आ नहीं सकता है, जैसे दूसरे देश में आने जाने में बहुत ज़्यादा खर्च लग जाएगा, तब क्या होगा, उसका प्रीवियस जो स्टेटमेंट होगा वही वैलिड होगा, ठीक है। इसमें 26 का ए जो है डाइंग डिक्लेरेशन का बात करता है, ठीक है। 26 का ए, व्हेन स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन टू, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, person to the cause of his death or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, in case in which the cause of that person death come into question, such statement are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made, under expectation of death, and whatever may be nature of the proceeding in which the cause of his death comes into question, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट दिया गया है, और वो आठों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। और हम सबको पता है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है एक हियर से एविडेंस है, फिर भी ये क्या है, फिर भी ये रिलीवेंट है, हियर से एविडेंस होने के बाद भी रिलीवेंट है, ठीक है। इसमें मैगजीम है नेमो मोरिटस प्रीसुमिटर मेंटायर। इसका मतलब है अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद द डाई इन हिज माउथ, मतलब कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु के समय अपने मुंह में झूठ लेकर भगवान के पास नहीं जाता है, ठीक है। मैंने मरने से पहले आदमी बता ठीक है, मरने से पहले आदमी द्वारा बताया गया जो बात होता है उसे रिलीवेंट माना जाता है, क्यों कि वो मरते हुए कोई व्यक्ति झूठ थोड़े ना बोलेगा, ऐसा मान कर चला जाता है, ठीक है। इसमें एक केस था क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। तो क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला में बोला गया था कि अगर वो बता नहीं पा रहा है, मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है वो बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वो इशारे से भी बता देगा, जेस्चर से भी बता देगा, तो भी वो क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा, ठीक। और जरूरी नहीं कि जो मर रहा है उसे पता ही हो कि हम मरने वाले हैं और तब स्टेटमेंट वो दिया, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि उसे पता ही हो कि मैं, ठीक है। एक केस था कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है, कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है। कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसमें बोला गया कि अगर कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया गया है और कोर्ट को वह रिलायबल लगता है, तो उस पे क्या हो सकता है, पनिशमेंट हो सकता है, मतलब कन्विक्शन हो सकता है, ठीक है।
इसमें यही बोला गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था 26। अब 27, relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceeding truth or fact therein stated। ठीक है, किसी विटनेस ने अगर कोई एविडेंस दिया है तो क्या वह एविडेंस सब्सिक्वेंट रिलीवेंट होगा कि नहीं होगा। तो कब रिलीवेंट होगा, अगर होगा भी तो अगर वह विटनेस अवेलेबल है तो उसे बुलाओ। ठीक है, तब रिलीवेंट होगा। अगर वह मर चुका है, मिल नहीं रहा है, या विदेश चला गया, या बुलाने में ज़्यादा खर्च आएगा तो वो, ठीक है, तो उसी के बारे में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है। 28 to 32 स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अब एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट व्हेन रिलीवेंट। ठीक है, इसके बारे में है। तो कब वो रिलीवेंट होगा किसी, तो यह रिलीवेंट होगा लेकिन यह सफिशिएंट टू प्रूव नहीं होगा। ठीक है ना, अगर कोई बात किसी बुक में, बुक ऑफ अकाउंट में दर्ज है, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत पहले किसी स्कूल में पढ़ने जाते थे, उसमें लिखा हुआ है कि आप उस डेट को आए थे, ठीक है, या प्रेजेंट ही है, तो वह रिलीवेंट है। ठीक है, लेकिन वह सिर्फ सफिशिएंट उसी हिस्से पे सफिशिएंट नहीं है। ठीक है ना, उसी प्रकार अगर कोई पब्लिक रिकॉर्ड में कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो भी रिलीवेंट होगा। ठीक है, 30 में क्या है कि अगर कोई मैप, चार्ट और प्लान है तो वो भी क्या होगा, रिलीवेंट होगा। ठीक है, 31 में रिलीवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज फैक्ट पब्लिक नेचर कंटेंट इन सर्टेन एक्ट और नोटिफिकेशन। कोई भी पब्लिक नेचर का कोई भी सर्टेन एक्ट और नोटिफिकेशन है वो भी क्या होगा, रिलीवेंट होगा। 32 में है रिलीवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज एनी एक्ट कंटेंट इन, कोई भी बात लॉ बुक में दी गई है और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में दी गई है, वो भी क्या होगा, रिलीवेंट होगा। ठीक है, 33, 33 to 33, ये क्या, हम्म, चलिए यहाँ 33 यहाँ देख लीजिए। व्हाट एविडेंस टू बी गिवन व्हेन ए स्टेटमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक, सीरीज और लेटर ऑफ पेपर। इसका मतलब है कि किसी भी निर्णय, आदेश या डिक्री का कोई अस्तित्व जो कानून द्वारा किसी न्यायालय को किसी भी मुकदमे का संज्ञान लेने या सुनवाई करने से रोकता है, तो एक रिलीवेंट तथ्य है। जब यह प्रश्न है कि क्या ऐसे न्यायालय को ऐसे मुकदमे का संज्ञान संज्ञान लेना चाहिए या सुनवाई करनी चाहिए, ठीक है, उसी के बारे में बताता है। ठीक है, 33, 34 बताता है इसके बारे में। ठीक है, 33 तो वो रिकॉर्ड के बारे में था। अगर कोई एविडेंस जिसका रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, ठीक है, में क्या है कि what evidence to be given when a statement forms part of conversation, document, electronic record, e-book, series और letter of the paper। मान लीजिए कोई भी बहुत लेंदी कोई डॉक्यूमेंट है और उसका कुछ एक पेज, दो पेज ही जरूरी है प्रूव करने के लिए, तो सिर्फ एक दो पेज का कॉपी, फोटो कॉपी जो भी हो वो प्रोवाइड कर देने से काम हो जाएगा। जरूरी नहीं कि पूरा पोथी पथरा, मतलब पूरा बुक ही देना पड़े। ठीक है, इसके बारे में। ठीक, चलिए, रिलीवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट ईटीसी। ठीक है, कोई भी अगर जैसे कोर्ट और ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमायरलिटी, इंसॉल्वेंसी, इनको लेकर अगर कोई भी जजमेंट दिया गया हो तो वह जजमेंट कंक्लूसिव प्रूफ होगा। ठीक है, चलिए 35 में क्या है, 36 में क्या है, रिलीवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ सर्टेन जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 35। ठीक है, सेक्शन 35, कोई भी जजमेंट अगर पब्लिक नेचर से रिलेटेड है तो वह क्या होगा, रिलीवेंट होगा, जो 35 में मेंशन है। ठीक है, चलिए
37 में है जजमेंट ईटीसी अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 34, 35 एंड 36 व्हेन रिलीवेंट। कह रहा है कि 34, 35 और 36 में जो दिए गए बात है उसके अलावा कोई जजमेंट कब इम्पोर्टेंट होंगे। तो जजमेंट ही अपने आप में फैक्ट इन इशू है या और जजमेंट अदरवाइज रिलीवेंट है, इन सब को छोड़कर बाकी सभी जजमेंट क्या होंगे, रिलीवेंट होंगे। ये कर रहा है 37। 38 कह रहा है कि फ्रॉड और collusion in obtaining judgment or incompetency of court may be proved। इसमें कोई भी जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। कब किया जा सकता है, तो अगर वो कोर्ट मतलब वो जजमेंट इनकम्पिटेंट कोर्ट द्वारा दिया गया हो, फ्रॉड से जजमेंट दिया गया हो या लिया गया हो, मतलब फ्रॉड से जजमेंट ऑब्टेन किया गया हो, ठीक है। कोल्यूजन से जजमेंट दिया गया हो, मतलब मिली भगत से। तो ये जजमेंट सब क्या हो सकते हैं, चैलेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। 39 to 45 ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलीवेंट। कह रहा है कि ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन कब रिलीवेंट होंगे, ठीक है। तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट 39 में रिलीवेंट होगा, पहले 45 में था शायद, आई थिंक। चलिए कोई बात नहीं, किसी में भी हो, लेकिन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट 39 के हिसाब से, ठीक है ना, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट रिलीवेंट होगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बात, जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई और देखा जा रहा है कि वो चाकू से मारकर मृत्यु हुई है, लेकिन कोई एक्सपर्ट है जो देख कर कह रहा है कि नहीं, चाकू से नहीं, ये किसी और चीज से मारा गया है। क्योंकि चाकू से मारा जाता है तो कोई व्यक्ति जब मारता है तो उसका पकड़ने का तरीका ऐसा होगा कि वो मारेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ये तो ऊपर से नीचे की तरफ मारा गया है। इसका मतलब ये चाकू नहीं, ये भाला है। मतलब अरे एक एग्जाम्पल से हम बता रहे हैं। तो उस एक्सपर्ट का जो है ओपिनियन क्या होगा, रिलीवेंट होगा, ठीक है। ठीक। तो किस में दिया गया, 39 और 40 में दिया गया है एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में, ठीक है। 39 और 40 में ऑर्डिनरी ओपिनियन 41, 42, 43, 44 में दिया गया है ऑर्डिनरी ओपिनियन। तो चलिए 40 में देखते हैं, फैक्ट बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे अभी ऊपर पढ़े कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कब जरूरी हो सकता है, तो कई चीज़ें हैं, जैसे फॉरेन लॉ पर कोई साइंट पर या आर्ट पर, हैंड राइटिंग पर, फिंगर इम्प्रेशन, इन सभी में फैक्ट क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा। लेकिन 40 में क्या कह रहा है, उसमें बहुत सारा केस भी है, जैसे मुंशीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट अपने आप में वीक एविडेंस होता है, इसमें बोला गया था, ठीक है ना। कंचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में बोला गया था कि कोई अगर फाइल्ड है, मतलब उससे रिलेटेड अगर ओपिनियन मांगा जा रहा है तो देखा जाएगा कि वो वह व्यक्ति जो ओपिनियन दे रहा है वो एक्सपर्ट है कि नहीं है, ठीक है ना। और अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में बोला गया था कि एक्सपर्ट होने के लिए जरूरी नहीं है कि सर्टिफिकेट हो, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए बस, डिग्री जरूरी नहीं है, ठीक है। सेक्शन 40 में फैक्ट वियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, इसमें बोला गया था कि फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलीवेंट आर रिलीवेंट इफ दे सपोर्ट और आर इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है। इसमें बोला गया है कि अगर किसी ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट का दिया हुआ बात से अगर कोई फैक्ट मैच नहीं कर रहा है तो वो रिलीवेंट हो जाएगा, ठीक है। अब 41, 42, 43, 44 ये क्या कर रहा है, ऑर्डिनरी ओपिनियन के बारे में कर रहा है, जैसे ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग, सिग्नेचर और रिलीवेंट के, ठीक है। हैंड राइटिंग और सिग्नेचर कब रिलीवेंट होगा, 41 बात करता है, ठीक है। 42 बात करता है ओपिनियन एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल कस्टम और राइट का बात करता है, ठीक है। 42 कहता है कस्टम और राइट का बात करता है, ठीक है। 43 किसका बात करता है, यूसेज और टेनेट्स का बात करता है, ठीक है। 44 ओपिनियन ऑफ रिलेशनशिप का बात करता है, ठीक है ना। तो 44 याद रखिएगा, 44 रिलेशनशिप का बात करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड ऑफ ओपिनियन व्हेन रिलेवेंट, 45 ग्राउंड ऑफ ओपिनियन के बारे में बात करता है, ठीक है।
इसमें कैरेक्टर 46 से 50 तक कैरेक्टर का बात है जो कि रिलीवेंट होगा, ठीक है ना। सिविल केसेस 46, ठीक। 47 क्रिमिनल केसेस, प्रीवियस गुड कैरेक्टर रिलीवेंट, ठीक है। तो 47 में क्रिमिनल केस के बारे में, अगर आप पे कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, आपका पहले का जो कैरेक्टर है वो गुड कैरेक्टर है, तो वो क्या है, रिलीवेंट है, ठीक है। लेकिन अगर पहले का अगर कोई कैरेक्टर है जो बैड कैरेक्टर है तो इरिलीवेंट है, वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रिलीवेंट इन सर्टेन केसेस, मतलब इसमें बोला गया है कि अगर आपका कोई प्रीवियस सेक्सुअल ऑफेंस है, मतलब सेक्सुअल रिलेशन से संबंधित कोई है, जैसे मान लीजिए कि पीछे कभी दो व्यक्तियों की सहमति से अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, लेकिन बाद में वो क्या, उम, सहमति उसमें जाहिर नहीं है, तो क्या होगा, तो वो ये नहीं बता सकता कि पहले हम लोग सहमति से हुआ था, लेकिन तो इसीलिए अभी भी सहमति से ही है, तो वो पिछले वाला बात का है, रिलीवेंट नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है 49 में है, प्रीवियस बैड कैरेक्टर आर नॉट रिलीवेंट, ठीक है ना। तो अगर आपने पीछे कभी क्राइम किया है और कोई ये कह रहा है कि पीछे भी ये क्राइम कर चुका है, इसीलिए इसी ने इससे चोरी किया होगा, तो ये बात क्या हो जाएगा, इसमें इनएडमिसिबल होगा, ठीक है। मतलब ये बात रिलीवेंट नहीं है कि आप बोल सकते हैं कि वो पहले भी चोरी की कर चुका है, इसलिए इसने ही चोरी किया है या किया होगा, तो ये बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इसने अभी जो चोरी हुई है वो इसने की है कि नहीं की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेज, ठीक है। ये भी सिविल केस से रिलेटेड है, ठीक है। देख लीजिए, तो 46 और 50 दोनों सिविल केस से सिविल से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है 51 ऑन प्रूफ, ठीक है। फैक्ट जुडिशली नोटिसिबल नॉट बी प्रूव्ड, जैसे अगर जुडिशरी ने, मतलब कोर्ट ने ये मान लिया कि ये प्रूव्ड है, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है फैक्ट विच कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस, अगर कोर्ट ने उसका जुडिशियल नोटिस ले लिया है तो उसे भी प्रूव करने की जरूरत, तो लेकिन इसमें क्या है, कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस, मतलब इसमें लिखा है कि शैल टेक वो उसे जुडिशियल नोट, मतलब जुडिशियल नोटिस, मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, मतलब लेना ही लेना है उसको, ठीक है। उसको जुडिशियली मतलब एडमिसिबल करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं, ठीक। 58 में कह रहा है कि फैक्ट 58 में फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, ठीक है। मतलब अगर कोर्ट ने एक बार एडमिट कर लिया तो उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे 59 क्या है, मतलब सॉरी, ये तो 53 है, 54 क्या है, तो प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस, जैसे हम उसमें देख रहे हैं ना, बेयर एक्ट में, तो ये जो 54 है वो उसमें 59 में है, ठीक है ना। प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस, ठीक है। तो ओरल एविडेंस 54 बात करता है, और एविडेंस में इंडियन एविडेंस एक्ट में पहले 59 में था, ठीक है। तो वही बेयर एक्ट पुराना वाला है। चलिए, तो 54 क्या है, प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस, ठीक है। तो अगर पूछ दे कि ओरल एविडेंस किस में है तो 54 में, ठीक है ना। ओरल एविडेंस किस में है तो 54 में, ठीक। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किस में है, ठीक है। तो अगर कोई पूछ दे कि ओरल एविडेंस क्या है, तो ओरल एविडेंस क्या है भैया, तो वो एविडेंस जो डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं है, वो ओरल एविडेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 55 ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट, तो ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ठीक है। ओरल एविडेंस मतलब जिसे देखा जा सके,
जिसे देखा जा सके, छुआ जा सके, ठीक है, सेंस ऑर्गन से उसे उसको फील किया जा सके, तो क्या है? तो वही है ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट 56 में प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। कंटेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो कैसे उसको प्रूव किया जाएगा डॉक्यूमेंट को? तो या तो आप प्राइमरी एविडेंस से प्रूव कर दीजिए या सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव कर दीजिए। चलिए आगे 62 में है प्राइमरी एविडेंस, ठीक है, किसमें? इंडियन एविडेंस एक्ट में, सॉरी आप इंडियन एविडेंस एक्ट थोड़ा देख रहे हैं हम लोग, 57 देख रहे हैं। प्राइमरी एविडेंस जो है बीएस से भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 57 में है प्राइमरी एविडेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है? तो इसमें 57 का जो है, अगर कोई भी एविडेंस है जो सेवरल पार्ट में बनाया गया है, जैसे मान लीजिए कि वो क्या बोलते हैं, इनविटेशन कार्ड जो होता है वो सब एक ही प्रकार का होता है, इनविटेशन कार्ड, तो सब एक दूसरे से क्या है, प्राइमरी एविडेंस है, सब का सब प्राइमरी एविडेंस है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज यूनिफॉर्म प्रोसेस से, मतलब एक ही तरीके से बनाया गया है, तो वो सब का सब क्या है, प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन मान लीजिए कि वो जो बनाया गया है, जैसे इनविटेशन कार्ड, सब क्या है, प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन एक इनविटेशन कार्ड जो होगा जिससे वो सब तैयार हुआ है, तो जब वो अगर कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा तो उसके समक्ष बाकी सभी सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकेंडरी एविडेंस, तो कह रहा है कि सर्टिफाइड कॉपी हो गया, मैकेनिकल प्रोसेस से अगर कुछ बनाया गया हो, ठीक है, मेड और कंपेयर्ड विथ ओरिजिनल, ठीक है, काउंटर पार्ट और ओरल अकाउंट ऑफ काउंटर पार्ट ऑफ और डॉक्यूमेंट, ये सभी चीजें क्या होगी, सेकेंडरी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस। तो क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही प्रूफ किया जाएगा, ठीक है ना, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी जो एविडेंस है, तो इसका मतलब है कि कोई भी डॉक्यूमेंट किससे प्रूफ किया जाएगा, प्राइमरी एविडेंस से प्रूफ किया जाएगा। जनरल रूल यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है केसेस इन केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट में बी गिवन। मतलब कि कब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया जा सकता है, तो कुछ ग्राउंड है, वो कौन कौन से ग्राउंड है जब प्राइमरी एविडेंस की जगह सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं? तो जब ओरिजिनल क्या हो, एडवर्स पार्टी के पास हो, ठीक है ना, मतलब उसे एडवर्स पार्टी जो अपोजिट पार्टी है उसके पास हो और वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या, कोई डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया जाए, तो पार्टी को कोई इशू ना हो तो सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, जैसे सेकेंडरी एविडेंस दिए और अगले पार्टी को, अपोजिट पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो भी जब ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो गया हो, नष्ट हो गया हो, ठीक है, खत्म हो गया हो, तो भी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। या जो प्राइमरी एविडेंस है वो इजीली उपलब्ध ना हो तो भी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसे भी, उसका भी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। सर्टिफाइड कॉपी का कॉपी दिया जा सकता है, ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी। या ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमिरस अकाउंट, ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल है वो काफ़ी यूज है, तो भी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो समझ ही रहे हैं। चलिए स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो स्पेशल प्रोविजन का इसमें उसको प्रूव किया जाएगा, बस बात खत्म, मतलब उसकी एडमिसिबिलिटी है। चलिए कि कैसे क्या होगा,
एडमिट होगा। चलिए नेक्स्ट। रूल एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस, ठीक है। जब कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर एडवर्स पोजीशन में होता है तो 64 के अनुसार पहले नोटिस दिया जाता है, ठीक है। अगर वो नोटिस देने के बाद मतलब एडवर्स पार्टी के पास अगर ओरिजिनल है वो प्रोवाइड नहीं करता है तब सेकेंडरी एविडेंस हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन एलिग टू हैव साइंड और रिटर्न डॉक्यूमेंट प्रूव्ड। तो अरे वही साइन और हैंड राइटिंग से प्रूव किया जाएगा, लिखवा ले भाई, दोबारा लिख देगा, प्रूव हो जाएगा। 60 में प्रूफ हैज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। ये भी चलो इजी है इधर। प्रूफ ऑफ एक्सक्लूजन, प्रूफ ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। तो भाई अटेस्टेड, मान लो कोई उसमें दो विटनेस है तो किसी भी एक विटनेस को बुला लो, पता कर लो, ठीक है। मतलब कैसे प्रूव होगा, प्रूफ कैसे किया जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई भी एक अटेस्टेड विटनेस को बुलाकर पूछ लिया जाएगा कि भैया बताओ ये सही है कि नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे। प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। जब अटेस्टिंग विटनेस है ही नहीं तो अदर मैनर से प्रूफ कर दो। सेक्शन 45 मतलब अदर मैनर से देख लीजिएगा। एडमिशन ऑफ एक्सक्लूजन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। अगर पार्टी ने यह एडमिट ही कर लिया कि यह अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ठीक है, जेन्युइन है, तो प्रूफ करने की क्या जरूरत है। वही बात ये बढ़ रहा है 69, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। जब वो डिनाई कर रहा है तब कैसे प्रूव करेंगे, इसके बारे में है। 71 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड ही नहीं है अटेस्टेड होने का तो उसके बारे में है ये। कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर, मतलब हर एक किसी का सिग्नेचर प्रूव करना है तो उसी से लिखवा कर जज साहब कंपैरिजन कर लेंगे, बात खत्म। प्रूफ हैज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर कैसे होगा, तो कोर्ट पूछ सकता है किसी पर्सन से, कंट्रोलर से या सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो उसको इशू किया उससे पूछ सकते हैं कि जेन्युइन है कि नहीं। वही है, इजी है, कोई बड़ा बात नहीं है। सेक्शन 74 से लेकर 77 तक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट 74 बात करता है, ठीक है। तो कोई भी एक्ट, नोटिफिकेशन, ऑर्डिनेंस और पब्लिक अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया हो तो क्या हो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट है उसे पब्लिक रिकॉर्ड में रखा गया हो तो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो उसमें प्राइवेट क्या है, तो जो अदरवाइज पब्लिक को छोड़कर, मतलब जैसे प्राइवेट जजमेंट अगर किसी पर्सन को मिला हो, मतलब जजमेंट इन पर्सन है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड अगर कोई पार्टी डीड है, स्टेटमेंट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, प्लांट है और रिटर्न स्टेटमेंट है, ये सब क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। पब्लिक डॉक्यूमेंट तो बता ही दिए, पब्लिक अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया हो या पब्लिक डोमेन में रखा गया हो। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो कौन इशू करेगा, तो पब्लिक ऑफिसर करेगा, पब्लिक अथॉरिटी करेगा सर्टिफाइड कॉपी। चलिए प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। तो इसमें क्या है, सेक्शन 76 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी।
अरे यार, वो अथॉरिटी द्वारा उसको क्या कर दो, सर्टिफाइड करवा दो, कोर्ट मान लेगी कि ये जेन्युइन है। प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो कोई भी एक्ट या नोटिफिकेशन में चलन में हो वही पेश कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा। नेक्स्ट है 78 से 93, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट, ठीक है। 78 में प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोर्ट जैसे वो सेक्शन 4 में था, सेक्शन 4 नहीं, उसमें 2 के, अरे 2 के क्लॉज में डिफिनीशन में दिया था, मैं प्रिज्यूम सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ उसी से रिलेटेड है, मान लीजिए हो गया। कैसे क्या होगा, मतलब कैसे वो प्रिज्यूम करेगी कोर्ट, तो उसमें दिया नहीं है, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें, लेकिन इसमें मतलब जब इसमें अंदर पढ़िएगा तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जब पढ़िएगा तो कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम लिखा हुआ है, तो कोर्ट मानेगी ही मानेगी, ठीक है ना, बाउंड है कोर्ट मानने के लिए, इसमें लिखा हुआ है सेल्फ प्रिज्यूम लगा हुआ है। तो जहाँ जहाँ सेल्फ प्रिज्यूम लगा हुआ है, तो देखिए ये क्या है, 78 79, सब 78 79 80 सब में सेल्फ प्रिज्यूम है। तो इसमें लिख लीजिएगा, इसमें क्या है, सेल्फ प्रिज्यूम, ठीक है। कोर्ट मानेगी ही मानेगी, लेकिन इसमें अलाउ है डिसप्रूव करने का, एविडेंस दो, डिसप्रूव करो, कोर्ट मान लेगी कि ये क्या है, जेन्युइन नहीं है, ठीक। चलिए आगे। नेक्स्ट, प्रिजम्पशन एज टू गैजेट न्यूज़पेपर एंड अदर डॉक्यूमेंट, ये भी क्या है, सेल प्रिज्यूम है, सेल प्रिज्यूम, ठीक है। प्रिजम्पशन एज टू गैजेट इन इलेक्ट्रॉनिक, ये भी क्या है, सेल प्रिज्यूम है, ठीक है ना, सेल प्रिज्यूम, ठीक है। इसमें एक केस था लक्ष्मी राज शेट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, में यह कहा गया था कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट अब हियर से एविडेंस है, और एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स, मतलब इसमें क्या बोल गया न्यूज़पेपर के बारे में अ, लक्ष्मी राज शेट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1982 का केस है, जिसमें बोला गया था कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्या है, हियर से एविडेंस है, इसीलिए वो कंक्लूसिव, मतलब इसीलिए वो अब प्रिजम्पशन नहीं किया जाता है कोर्ट के द्वारा, सेल्फ प्रिज्यूम में नहीं आएगा, ठीक है। प्रिजम्पशन इज टू मैप प्लान्स मेड अथॉरिटी, ठीक है, देख लीजिएगा। मतलब इसमें क्या है, इसमें भी सेल्फ प्रिज्यूम है, सेल्फ प्रिज्यूम कोर्ट मानेगी ही मानेगी, इसमें भी सेल्फ प्रिज्यूम है, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ठीक, आगे चलते हैं। प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी, ये भी इसमें क्या है, सेल्फ प्रिज्यूम है, ठीक है, सेल्फ प्रिज्यूम, मतलब इसमें क्या है कि कोर्ट मान लेगी, मानेगी ही मानेगी, इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है कोर्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, ये भी अगर इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट कोई हुआ है तो उस एग्रीमेंट को कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम है, कोर्ट मानेगी ही मानेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिजम्पशन इज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सेल्फ प्रिज्यूम, प्रिजम्पशन इज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट सेल्फ प्रिज्यूम, ठीक। प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, ये भी सेल्फ प्रिज्यूम,
ठीक है। प्रिजम्पशन एज टू बुक मैप और चार्ट, बुक मैप और चार्ट इसमें है मे प्रिज्यूम, ठीक है ना, मे प्रिज्यूम है, ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद से प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, ये भी मे प्रिज्यूम है, ठीक है, मे प्रिज्यूम। तो प्रिजम्पशन एज टू ड्यू टू एक्सिक्यूशन, इसमें है सेल प्रिज्यूम, ठीक है। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट ऑफ 30 ईयर्स, इसमें भी है क्या, मे प्रिज्यूम। 30 साल पुराना अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो इसमें कोर्ट उसे जेन्युइन मान भी सकती है और नहीं भी। प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट 5 ईयर्स ओल्ड, इसमें भी है मे प्रिज्यूम, कोर्ट मान सकती है या नहीं भी। उसके बाद से आ गया 94 एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट एंड अदर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म डॉक्यूमेंट। तो इसमें एविडेंस ऑफ टर्म्स अदर डिस्पोजल प्रॉपर्टी, चलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस बाय ओरल एविडेंस, इसमें करके 91 में जो भी डॉक्यूमेंट प्रूव होने के बाद अगर आप कहोगे कि सर मतलब माय लॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमने ओरल एग्रीमेंट से उसमें का एक बात चेंज कर दिया या तो वो चेंज कर दिया था, तो मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जैसे मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट किए ग्रांट और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी कुछ भी किए और आप बाद में कह रहे हैं कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट का एक बात था जो हमने ओरली एक दूसरे के म्यूचुअल कंसेंट से हमने उसको ख़त्म कर दिया था या वैसा एक अलग से टर्म्स एंड कंडीशन लागू किया था, तो वो मान्य नहीं है, वो लिखित होना चाहिए, ठीक है ना, ओरली नहीं। तो वही एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस बाई ओरल एविडेंस, मतलब ओरल एविडेंस के माध्यम से अगर कुछ भी आप कर रहे हैं तो वैलिड नहीं है, वो इसमें 95 में कहता है, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस बाई एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, तो वही है, अगर ओरली आप कुछ भी कर रहे हैं तो वैलिड नहीं है, ठीक है। बाकी इधर सब देख लीजिएगा आप लोग, 95 नहीं, ये 97 98, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम बर्डन ऑफ प्रूफ से देखते हैं, ठीक है ना। चैप्टर 7 जो है 104 बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में जिक्र करता है। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ ने कभी शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है ना, यह मैटर ऑफ लॉ है, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है मैटर ऑफ लॉ है, याद रखिएगा, मैटर ऑफ मैटर ऑफ लॉ, ये कभी शिफ्ट नहीं होता है। एक होता है ओनस ऑफ प्रूफ जो हमेशा शिफ्ट होता रहता है, ठीक है ना। तो सिविल केस प्रीपोंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है ना, क्रिमिनल केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है, ठीक है। तो इसीलिए बर्डन ऑफ प्रूफ कभी शिफ्ट नहीं होता है, वो मैटर ऑफ लॉ होता है, ठीक है ना। रविंद्र कौर देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में कहा गया था कि जब तक एक्यूज्ड गिल्टी प्रूव ना हो जाए तब तक उसे क्या मानना है, इनोसेंट मानना है। चाहे 100 गिल्टी पर्सन भी अगर छूट जाए फिर भी एक इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए, ये भी बोला गया था। अगर कोई भी डाउट अराइज होता है तो किसको मिलेगा उसका बेनिफिट, एक्यूज्ड को मिलेगा, ठीक है ना। पेटिशनर को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा कि अपोजिट पार्टी जो है उसने क्राइम किया है, ठीक है। उसके बाद से ओन ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, तो देखिए जो कोई डिफेंस लेता है बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को मार दिया, वो मुझ पे केस कर दिया कि इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि मैंने सेल्फ डिफेंस में जान से मारने की कोशिश की, तो अब जब मैं ये प्ली ले रहा हूँ कि मैंने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने सेल्फ डिफेंस से किया, ठीक है। यही है बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, ठीक। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ
as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe it is existence। चलिए ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज तक इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत सारा सेक्शन छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, तब ये थोड़ा डाउन लग रहा है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बहुत सारा अभी सेक्शन था इम्पोर्टेंट, बट छोड़ना पड़ रहा है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।